रिसेंटली इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि भारत के लिए जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स ने एक नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ना सुपर पावर, क्योंकि भारत अभी यहां तक पहुंचा नहीं है, ना एक मिडिल पावर, क्योंकि भारत एक मिडिल पावर से ज़्यादा स्ट्रांग है। भारत के लिए एक अलग ही टैग बनाया गया है और वो है एक मेजर पावर का। लो इंस्टीट्यूट, जो एशिया में आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा रेपुटेशन वाला इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन लोगों ने रिसेंटली एक इंडेक्स पब्लिश किया, द एशिया पावर इंडेक्स। दुनिया का परहैप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, आबादी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, हर पर्सपेक्टिव से आप अगर देख लीजिए, एशिया काफी हद तक दुनिया का केंद्र लगता है आज के समय। और इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावर कौन सा देश रखता है, यह बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसी के हिसाब से उस कंट्री में लोगों का विश्वास जागेगा और एक आप कह लीजिए बिलीव जागेगा कि यह कंट्री आने वाले कई सालों तक सर्वाइव करने वाला है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को रैंक दी गई है 3rd अबव रशिया एंड जापान। और यहां पे पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर का मेंशन किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रैंक में एक बड़ा जंप आया है। और ऑपरेशन सिंदूर प्रूव करता है कि अब भारतीय मिलिट्री के रिफॉर्म्स जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पर रिजल्ट दिखा रहे हैं। नाउ सबसे पहले तो जो ये रैंकिंग है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके सामने लोई इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है। ये रैंकिंग इन सब पैरामीटर्स पर बनाई गई है कि एक देश की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कितनी है। यहां पे सिर्फ हम मिलिट्री की बात नहीं कर रहे, आर्थिक शक्ति, मिलिट्री शक्ति कितनी है, रेजिलियंस कितनी है उस देश की, मतलब कि प्रेशर वो देश कितना झेल सकता है किसी भी टाइप का, फ्यूचर रिसोर्सेस उस कंट्री के पास कितने हैं, उस कंट्री के इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे हैं, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर और टाइप के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो कितने का रखे हैं उस कंट्री ने, डिफेंस नेटवर्क उस कंट्री का कैसा है, मतलब बाकी कंट्रीज के साथ किस तरीके की उनकी पार्टनरशिप है इन केस ऑफ वॉर, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस उनका कितना है, उनके जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये कितने अवेलेबल हैं बाकी कंट्रीज में और उनका कितना इन्फ्लुएंस है। फिर यहां पे बात आती है कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, देखिए, जो आपकी मूवीज, जो आपके टीवी शोज, जो आपकी किताबें लिखी जा रही है आपके देश से, वो बाकी देशों में कितनी पढ़ी जा रही है, कल्चरली आप कितना इन्फ्लुएंस होते हो। उस मामले में मैं कहूंगा जापान आज के समय बहुत अच्छा कर रहा है। जो जापानीज एनिमे जिस तरीके से एशिया में और इवन यूरोप में पॉपुलर हो रहा है, तो उससे जापान को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज मिलती है ओवर अ कंट्री लाइक रशिया। और इसलिए इस लिस्ट में आप देखोगे रशिया से ऊपर आपको मिलेगा जापान। और भारत की अगर मैं जर्नी की बात करूं तो हमारी जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है। ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं साल 2020 की। साल 2020 में ना भारत को माना जा रहा था एक मिडिल पावर। देखिए, ये जो रैंकिंग है यहां पर कंट्रीज को डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में। या तो एक देश होगा सुपर पावर, इसमें ऑब्वियसली लंबे समय से यूएस और चाइना ही हैं, दे आर प्रीटी मच द ओनली सुपर पावर्स इन एशिया, और परहैप्स दुनिया की भी आप बात कर सकते हैं। फिर एक टाइटल है मेजर पावर, ये माना जाता था जापान है। जापान एक्चुअली भारत से ऊपर हुआ करता रहा इस लिस्ट में, फिर भारत आता था और बाकी कंट्रीज। और मिडिल पावर से नीचे एक और श्रेणी होती है माइनर पावर्स की, छोटी पावरफुल कंट्रीज, अपने आप में थोड़ा बहुत पावर ये रखती हैं बट इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज़्यादा कम होता है। तो लंबे समय तक भारत एक मिडिल पावर रहा इन रैंकिंग्स में। साल 2023 में भी सेम। अब अचानक से पहली बार हम देख रहे हैं साल 2025 में भारत को डिक्लेयर कर दिया गया है एक मेजर पावर अबव जापान। और इस बड़े चेंज में ज़्यादातर श्रेय दिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार, मैं कहूँगा कई दशकों में पहली बार, भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है कि पूरी दुनिया ने भारत की मिलिट्री पावर को रिकॉग्नाइज किया है। और दूसरी बात, लंबे समय से जो एक आप कह लीजिए पाकिस्तान ने दुनिया को इंप्रेशन दिया था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज कर देगा, इंडिया ने इस दावे को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी पे भी जब हम मिसाइल गिराते हैं ना, तब भी पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि क्वाइट पॉसिबली भारत को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बट पाकिस्तान में हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल से न्यूक्लियर वेपन्स गिर सकते हैं। और भारत की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। देखो, यहां पे आप देख पाओगे मिलिट्री कैपेबिलिटी, बेसिकली इंडिया का जो भी ये जंप आया है ना, मिलिट्री कैपेबिलिटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस,
इसमें दो मेन यहाँ पे पिलर्स हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत के बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। इंडिया आज के समय 50 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है। मगर जहां पे मिलिट्री कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भारत का स्कोर बड़ा है, कई जगह हमको नुकसान भी हुआ है। फॉर एग्जांपल, फ्यूचर रिसोर्सेज के मामले में भारत का स्कोर कम कर दिया गया है। परहैप्स इसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि भारत के पास कोई बड़ी क्वांटिटी में यूरेनियम या फिर कोई और रिसोर्सेज जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह ये अभी तक हमने डिस्कवर किए नहीं है। रेजिलियंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी हमें एक थोड़ा सा कम पॉइंट दिया गया है। इसका रीजन मैं कहूँगा ये है, हमारे डिफेंस नेटवर्क में कमी आई है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद जिस तरीके से इस साल क्वाड का समिट भी नहीं हुआ है 2025 में, जो क्वाड की इंपॉर्टेंस बताई जा रही थी इन द पास्ट कि क्वाड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रुप होगा रीजन में और क्वाड के दम पर इंडिया और यूएस आगे तरक्की करेंगे। यहाँ पे जो डिफेंस नेटवर्क वाला मामला था ना, इधर भारत को -2.6 स्कोर मिला है। अगर यहाँ पे क्वाड की इंपॉर्टेंस बनी रहती, क्वाड का समिट इस साल भी होता, इंडिया और यूएस अपनी पार्टनरशिप और ज्यादा बढ़ाते डिफेंस की फील्ड में, तो उस केस में मैं आपको बता दूं भारत का स्कोर जो यहाँ पे आपको 40 दिख रहा है, ये 42 से लेकर 43 के आसपास भी हो सकता था। और फिर अगर हम नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करें तो जो माइनर पावर की लिस्ट है वहां पे आपको मिलेंगे बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश। और अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान भी देखिए ऑलमोस्ट एक माइनर पावर ही है। हालांकि पाकिस्तान को मिडिल पावर की लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान का ओवरऑल स्कोर आप अगर देखो तो 14.5 है, 16th रैंक यहाँ पे मिली है पाकिस्तान को। और अगर भारत ऑपरेशन 2.0 कैरी आउट करता है तो उस केस में मैं आपको बता दूं ये जो भी रैंकिंग्स बनती है इसमें पाकिस्तान एक हैवी फॉल दिखेगा। क्वाइट पॉसिबली पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ क्लब कर दिया जाएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। भारत के जो रक्षा मंत्री है आप देखोगे कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को लेकर एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मोस्ट रीसेंट स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था तो आप सब लोग तैयार रहिए। जो मेंटेलिटी देश ने बनाई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, ये मेंटेलिटी हमको बना के रखनी होगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट भारत के रक्षा मंत्री की, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ था, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। ऑल्दो वी हैड गिवन ए हाईली बैलेंस रिस्पॉन्स, हमने पाकिस्तान का एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस रिस्पॉन्स दिया था। Our response was not escalatory, but Pakistan's attitude did not allow the situation on the border to remain normal after Operation Sindoor. During this time, the way mock drills were conducted across the country, जिस तरीके से पूरे देश में आपको याद होगा हमने मॉक ड्रिल्स करी थी कि जब ड्रोन का अटैक होगा तो हमको क्या करना है, किसी और टाइप का मिलिट्री अटैक होता है तो हमको क्या करना है। Our administrative officials successfully explained and reached out that mock drill to the public is a brilliant example. All of you being public servants, all of you should keep yourself mentally prepared for any such situation that might arise in the future. तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। क्लियरली शोज इंडिया कॉन्फिडेंट है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज में। ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट्स ओवरऑल हमारी जो मिलिट्री है इन्हें काफ़ी पॉजिटिव लगे हैं। और आई थिंक जो ये लिस्ट है इसमें मैसिव चेंजेस आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। इंडिया की रैंक क्या और ऊपर जा पाएगी? वेल, इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ऐसा करने के लिए सीधा हमको चाइना को रिप्लेस करना होगा। चाइना का स्कोर इस लिस्ट में 73 है, हमारा 40 है। तो एट मैक्स मेरा मानना यह है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हम कैरी आउट करते हैं और उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको एकम्प्लिश कर लेते हैं तो उस केस में हमारा स्कोर 45 या फिर इवन 50 तक पहुंच सकता है। भारत कई दशकों के बाद ये दिखा रहा है कि जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हमारे पास आई है ये ट्रांसलेट भी कर रही है इनटू मिलिट्री कैपेबिलिटी। सो आने वाले समय में आप देखोगे इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी। भारत का जो स्कोर है ये काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। इंडिया बीइंग अ मेजर पावर, इंडिया के जो डिसीजंस हैं ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो कुछ अपडेट्स होती है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश है जो भारत के पास है और यहाँ पे साइक्लोन दितवा की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए हैं और इस देश ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर मालदीव्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।